पिछले सबक में मैंने आपको एक डिस्ट्रक्शन सिमुलेशन सेटअप करना दिखाया था जो इस तरह नजर आती है। और अब मैं इससे थोड़ा मजीद आगे जाना चाहता हूँ। अगर हम खिड़की विंडो जैसी कोई मखसूस चीज बनाना चाहते हैं तो मैंने शायद उसे बिल्कुल नए सिरे से बनाया होता। अब यहाँ से मैं इसे बहुत सादा रखूंगा। मैं एक क्यूब बनाऊंगा, उसे छोटा करूंगा और काफी वाइड बना दूंगा। और खिड़की बनाने के लिए मैंने बिल्कुल वही काम किया था। मैंने एक क्यूब बनाया, उसे एक एक्सिस पर काफी बारीक किया। ये एक प्लेन भी हो सकता है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि क्यूब इस्तेमाल करना मैथ के हिसाब से थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि एक यकीन दिलाने वाले असर के लिए थोड़ी मोटाई जरूरी है। शीशा लामहदूद तौर पर छोटा नहीं होता, उसकी अपनी कुछ मोटाई होती है। और अगर मैं ये पैनल लूं और अपना एनोटेशन टूल लूं, तो अगर आप एक मखसूस टूटे हुए शीशे का पैटर्न मैच करना चाहते हैं तो आप रेफरेंस देख सकते हैं। लेकिन शीशा आमतौर पर बहुत नोकीला टूटता है, और अगर मैं बीच में कुछ छोटी लाइंस बनाऊं और कुछ छोटे स्पाइडर वेब सर्कल्स बनाऊं तो उम्मीद है कि मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं। और फिर मैं चाहता हूं कि किनारों पर भी ये थोड़ा सा हो। चलिए इस तरह करते हैं। ये कुछ मखसूस होना जरूरी नहीं है, आप वाकई इसके साथ खेल सकते हैं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा कर देते हैं और जब वो फ्रैक्चर को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वो सही काम नहीं करता। कभी कभी आप काफी नहीं करते। ये बस देखने की बात है कि आपको क्या मिलता है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट, क्विक इफेक्ट्स, सेल्फ फ्रैक्चर, एनोटेशन पेंसिल। हम यकीनन इसे एक कलेक्शन का नाम देना चाहते हैं, चैप्टर 1। हम इसे थोड़ा तेज करने के लिए रियल टाइम प्रोग्रेस को बंद कर देंगे, और मैं बाकी सब कुछ वही रहने दूंगा सिवाय हमारी सोर्स लिमिट के। मुझे कितने पार्टिकल्स चाहिए? मुझे शायद कुछ पता नहीं, कम से कम 250 चाहिए होंगे। तो मैं ओके दबाता हूँ। ये बुरा नहीं है, मुझे ये बड़े बड़े टुकड़े पसंद नहीं आ रहे, तो मैं बस Ctrl Z दबाऊंगा, अनडू करूंगा और दोबारा कोशिश करूंगा। तो अगर मैं वापस जाऊं और एक बार फिर क्विक इफेक्ट्स, सेल्फ फ्रैक्चर, एनोटेशन पेंसिल, मैं इसे शायद 400 तक ले जाऊंगा और बस ओके दबा दूंगा। अब अगर मैं इससे खुश हूं तो मैं आगे बढ़कर क्यूब को हाइड कर दूंगा। मुझे शायद इनके नाम बदल लेने चाहिए। अब यहाँ कुछ छोटी ट्रिक्स हैं। जब खिड़की की बात आती है तो कुछ चीजें जो मैं करना चाहता था वो ये थी कि मैं वाकई ये नहीं चाहता था कि पूरी चीज ही बाहर निकल जाए। मैं खिड़की के फ्रेम में कुछ किनारे वाले टुकड़े रखना चाहता था, और इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं बहुत जल्दी कहूंगा कि ये मेरा मेन पीस है। बाकी सब सिलेक्ट करें और मैं इससे जल्दी से गुजरूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि इसे सेटअप कैसे करना है। एक्टिव ऑब्जेक्ट, कॉपी फ्रॉम एक्टिव। मैं इसके अलावा ये भी यकीन करूंगा कि वो सब डीएक्टिवेटेड शुरू हो रहे हों, जिसे मैं दोबारा करूंगा, रिजिड बॉडी कॉपी। और फिर मैं दोबारा रिजिड बॉडी, कैलकुलेट मास, ब्रोकन ग्लास करूंगा, बस। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे टुकड़े चुनूं जिन्हें मैं बस अपनी जगह चिपका सकूं। मैं समझता हूं कि ये कॉर्नर्स अच्छे लग सकते हैं। मैं समझता हूं कि वो वाला अच्छा लग सकता है। शायद मैं ये कॉर्नर ले लूं, वो नीचे वाला हिस्सा, वो वाला, वो वाला, वो वाला, और शायद ये यहाँ वाला। मैं समझता हूं कि ये सब अच्छे लगेंगे अगर वो बस हिले नहीं। तो मैं इसे एक्टिव से पैसिव पर स्विच कर दूंगा।
और फिर मैं ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी में जाऊंगा और मैं कॉपी फ्रॉम एक्टिव करूंगा। तो अब वो तमाम सिलेक्ट किए हुए टुकड़े पैसिव हैं, वो बिल्कुल नहीं हिलेंगे, वो बस सिमुलेशन के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब मुझे अपने सामान को हिलाने के लिए कुछ बनाना होगा। मैं इस बार एक मुख्तलिफ स्फीयर इस्तेमाल करूंगा बस दिखाने के लिए। तो मैं इसे की फ्रेम करूंगा और थोड़ा छोटा बनाऊंगा। ये लीजिए। जाहिर तौर पर वो अब गलत जगह पर है। इसका ताल्लुक ट्रांसफॉर्मेशंस की एप्लीकेशन से है। ये क्या हो रहा है? सही, ऑटो की। यकीन करने की जरूरत है कि ऑटो की ऑन हो। तो अब वो वहां है और हम इसे खिड़की के आर पार भेजेंगे। शायद किसी बच्चे ने बेसबॉल मारी और वो खिड़की से उड़ती हुई गुजरी। अभी ये कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बॉल को पैसिव ऑब्जेक्ट एनिमेटेड के तौर पर रिजिड बॉडी सिमुलेशन का हिस्सा बनने का नहीं कहा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। मैं इसे बस स्फीयर पर सेट कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर। हालांकि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज की वजह से आप देख सकते हैं कि ये निशाने से थोड़ा हट रहा है। मैं इसे अंडू करूंगा, इसे कन्वेक्स हल रहने दूंगा, तो ये फेसेस को पढ़ने की कोशिश करेगा। देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। प्ले दबाता हूँ, ये लीजिए। सबसे पहले आप इस टाइमलाइन को काफी छोटा कर दें ताकि हम फ्रेम्स को आसानी से देख सकें। तो अब जब मैं बटन दबाता हूं, आप देख सकते हैं कि कुछ टुकड़े उड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बॉल उन्हें काफी तेजी से टकराती है। अगर मैं उसे स्लो करना चाहूं तो मैं बस अपनी की फ्रेम की जगह बदल सकता हूं। मैं इस एक्शन को एक स्लो मोशन हरकत बना सकता हूं। शायद इसे स्लो कर दूं। अब बॉल मूव करने में ज्यादा वक्त लेगी और ये उन टुकड़ों को इतनी दूर नहीं भेजेगी। तो ये काफी अच्छा है। अब अगर मेरे पास यहाँ कोई और ज्योमेट्री होती, मसलन अगर ये खिड़की वाकई किसी चीज पर होती, मैं एक और क्यूब लूंगा, उसे इस तरह रखूंगा और छोटा करके विंडो सिल बना दूंगा। मैं वही काम कर सकता हूँ। रिजिड बॉडी, पैसिव और स्पीड के लिए इसे बॉक्स पर स्विच कर दूंगा। और ये लीजिए, अब ये वाकई ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगा। अब जहां तक इसे खिड़की के तौर पर करने की बात है, कभी कभी खास तौर पर अगर आपके पास एक मखसूस कैमरा एंगल हो या अगर आप एक कैरेक्टर को ये सब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपका कैरेक्टर फाइल में मौजूद है तो आप आमतौर पर बस अपने कैरेक्टर का मैश चुन सकते हैं और उन टुकड़ों को रिजिड बॉडी ऑब्जेक्ट्स, पैसिव और एनिमेटेड कह सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे जब आप रिग लिंक करते हैं या बस कुछ केसेस में जहां ब्लेंडर को कैलकुलेशन में मुश्किल होती है, किसी वजह से वो सिमुलेशन चलाने के लिए आपके कैरेक्टर की ज्योमेट्री इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे आप सब कुछ सही करेंगे, बटन दबाएंगे और फिर कैरेक्टर आर पार निकल जाएगा और बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करेगा। जब ऐसा हो तो आप ज्योमेट्री से एक प्रॉक्सी कैरेक्टर बनाना चाहेंगे। बस बहुत सारी स्फीयर्स लें, एक वहां रखें जहां सर है, एक वहां जहां बाजू हैं। ये काफी मुसीबत वाला काम है, लेकिन आप बुनियादी तौर पर प्रिमिटिव शेप्स और ज्योमेट्री से कैरेक्टर का एक रफ अंदाजा बना सकते हैं और उसे अपने कैरेक्टर के जॉइंट्स और उनकी बोन्स वगैरह से कंस्ट्रेन कर सकते हैं। फिर आप बस उन ऑब्जेक्ट्स को काम करने का कह सकते हैं। तो अगर आपको जरूरत हो तो ये रास्ते मौजूद हैं। फिर से ये इसलिए है क्योंकि ब्लेंडर मखसूस तौर पर सिमुलेशन टूल के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया। इसमें कुछ अजीब बातें हैं, लेकिन एक बार जब हम ये कर लेते हैं तो ये हमें एक वाकई अच्छा बेस देता है। और इस तरह के काम के लिए आखिरी चीज जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि हम अपना तमाम सिमुलेशन डेटा लें, सिलेक्शन में से बाकी चीजें निकाल दें और हम ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी और बेक टू की फ्रेम्स पर जाना चाहेंगे। इसे मैं बस पूरी रेंज पर रहने दूंगा। ये बिल्कुल शुरू से आखिर तक कैलकुलेशन करेगा और ये हर टुकड़े को सेव करेगा। हर छोटे फ्रैक्चर को स्पेस में उसकी हरकत को जाहिर करने के लिए की फ्रेम डेटा मिल जाएगा।
और इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा कभी सिमुलेट नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ बैठकर मैथ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप आज़ादाना तौर पर स्क्रब कर सकते हैं, कहीं भी जंप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मैथ नहीं कर रहा, उसने वो सब कीफ्रेम डेटा में भेज दिया है। और अगर आपके पास कोई मखसूस टुकड़ा है जो बस ध्यान बनता है, जैसे ओह ये कैमरा से वाकई बुरा लग रहा है, मुझे ये पसंद नहीं, आप उसे डिलीट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप ग्राफ एडिटर में जा सकते हैं और उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये अपने इफेक्ट्स को सीन में सेव करने का एक अच्छा तरीका है। अब ये सेटिंग्स बदलने के लिहाज से मजीद एडिटेबल नहीं रहा। हर बार जब मैं अब एनिमेशन बदलूंगा तो मुझे जैसे ये काम नहीं करेगा अगर मैं अब भी एनिमेशन बदल रहा होता। आप ये तमाम इफेक्ट्स वाला काम तब करना चाहते हैं जब आप अपना शॉट पहले ही एनिमेट कर चुके हों, क्योंकि अगर आप अपनी एनिमेशन बदल रहे हैं तो आपको बार बार रीसिम्युलेट करना पड़ता है और उसमें वक्त लग सकता है। लेकिन एक बार जब आप इससे वाकई खुश हों तो इसे कीफ्रेम डेटा में बेक करना एक बेहतरीन आइडिया है, ताकि आपको मैथ के खुद को हल करने का इंतजार नहीं करना पड़े। और इसके बजाय अब आप कह सकते हैं, जबरदस्त, मेरे पास सीन है, मेरे पास ये सब कुछ है, मैं लाइटिंग कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर मजीद इफेक्ट्स कर सकता हूँ, और इस पॉइंट पर कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोक रही।